हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। और आज जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज या 11th का जो हमारा अकाउंट्स होता है। आज हम उसका बिल्कुल बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे चलती है और जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये हर एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए जो है वो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली हम लोग जो है वो या तो इतने अच्छे से हमको आती नहीं है या फिर हम उसको जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर 3 अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ 3 ही अकाउंट्स हैं हमारे पास। हम जब भी कोई अकाउंट या जब भी कोई एंट्री आती है हमारे सामने, कोई ट्रांजैक्शन आता है, तो हमको जो है वो देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कौन से अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग लॉ लगाते हैं और उसी के बेसिस पे जो है वो जर्नल एंट्री पास होती है। तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि इसको बाइफर्केट कैसे करते हैं। ठीक है, इसे अलग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट होता है हमारा वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या किसी भी चीज का नाम जो है वो उसको पर्सनल बना देता है। जैसे पर्सनल अकाउंट के आप एग्जांपल्स देख सकते हो। सलमान अकाउंट नाम है, पर्सनल हो गया। उसी तरीके से यूट्यूब अकाउंट चैनल का नाम है, ये भी पर्सनल हो गया। उसी तरीके से किसी भी बैंक का नाम होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट या फिर SBI अकाउंट, तो ये नाम है, ये भी पर्सनल हो गया। उसी तरीके से आप देख सकते हो जो फेमस चीजें होती हैं जैसे ताजमहल अकाउंट या ताजमहल होटल अकाउंट। ठीक है, अगेन नाम हो गया। इसी तरीके से कोई भी नाम आएगा, कोई भी चीज का नाम आएगा, इंसान का नाम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल का लॉस के ऊपर लागू होगा। ठीक है, 90% यही होता है। नाम से ही हम लोग पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं 90%। रेयर केसेस में क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी पे बाकी है। अब देखो बाकी भी किस पे होता है, या तो किसी इंसान पे हमारा कुछ निकल सकता है या किसी कंपनी पे हमारा कुछ निकल सकता है। कोई ना कोई एंटिटी होगी ना जिसपे हमारा कुछ निकलेगा, इसलिए उसको भी पर्सनल करते हैं। उसी तरीके से प्रीपेड है। प्रीपेड हम किसको देंगे, किसी ना किसी इंसान को देंगे, किसी कंपनी को देंगे। अगर मैं किसी कंपनी का मोबाइल यूज करता हूं और मैंने प्रीपेड में रिफिल कराई, तो मतलब मैंने उस कंपनी को पैसा दिया है उतना, तो पर्टिकुलर कंपनी अकाउंट है। ठीक है, तो प्रीपेड भी किसी इंसान को या किसी कंपनी को ही दिया जाता है। हम लोग किसी बिल्डिंग को या किसी चेयर को, किसी टेबल को तो प्रीपेड दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्रीपेड भी जो होता है ये भी कोई पर्सन या एंटिटी होती है। उसी तरीके से कैपिटल है। कैपिटल जो है, कैपिटल उस अमाउंट को बोलते हैं जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। ठीक है, तो जो भी पैसा बिजनेसमैन लगा रहा है, तो हम लोग अकाउंट्स के अंदर बिजनेसमैन का नाम जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखते हैं। जहां जहां वो पैसा लगाता है, जहां जहां वो पैसा इंट्रोड्यूस करता है, वहां पर हम लोग उसके नाम की जगह पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और जब जब वो पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसके नाम की जगह पे हम लोग लिख देते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। तो अगेन ये कंपनी या ओनर के नाम की जगह पर सब्स्टिट्यूट वर्ड्स है। कैपिटल अकाउंट भी किसी इंसान या कंपनी के नाम पे सब्स्टिट्यूट वर्ड है। उसी तरीके से ड्रॉइंग अकाउंट भी सेम है। कैपिटल में जब पैसा बिजनेसमैन लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस अगर हम देखें तो ये सबके सब नाम से ही रिलेटेड है। 90% केसेस में तो डायरेक्ट नाम आ जाएगा। और ये 4 केसेस हैं जनरली
जो इनडायरेक्ट वे में किसी का नाम होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 10 मजदूरों की सैलरी 10 मजदूरों की वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तो जो भी ये इंसान ही होते हैं जिन या कोई एंटिटी ही होती है, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है जिसका प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग होता है। उसी तरीके से कैपिटल और ड्राइंग भी है, ठीक है। तो ये पर्सनल हो गया सिर्फ और सिर्फ नाम के पीछे चलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंसान के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगी जिसका एक पक्का नाम है, ठीक है। इसका लॉ क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई इंसान दे रहा है, ठीक है, तो उसका नाम जो है क्रेडिट में आ जाएगा, और अगर जो ले रहा है, जो इंसान ले रहा है, उसका नाम डेबिट में आ जाएगा। बहुत आसान है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ लॉ बता दिया, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तब बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जर्नल एंट्रीज में ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें हर एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट कम से कम होता है, ठीक है। तो उसमें जो नाम है, देने वाले का नाम, ठीक है। जैसे आप बोलो सलमान ने अभिषेक को 5,000 रुपए दिए, तो सलमान गिवर है, अभिषेक टेकर है। तो अभिषेक अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट हो जाएगा, अगर हम लोग उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोले तो। क्योंकि रिसीवर का नाम जो है वो डेबिट में चला जाएगा, गिवर का नाम जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉ है। जब हम लोग आगे प्रैक्टिकली करेंगे तो 1 घंटे के अंदर ही जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई पर्सनल की। अब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो हमारा अकाउंट होता है, ये 3 अकाउंट मिलकर ही पूरा का पूरा अकाउंटेंसी है। जिसको ये 3 अकाउंट समझ में आ गए, उसको पूरी कंप्लीट अकाउंटेंसी आ गई। यहां से लेकर के मास्टर्स के, अगर उसको पीएचडी भी करना है तो बेस तो यहीं पर है। ये फंडामेंटल्स बहुत ही सिंपल होते हैं अकाउंट्स में, और अगर बच्चे उसको समझ लें तो कभी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बात होती है एसेट्स की। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज, वस्तु, ठीक है। तो बिजनेस में जब हम बिजनेस करते हैं, अगर समझो एक आदमी है, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, तो 10 लाख का क्या करेगा? वो जो है वो फर्नीचर खरीदेगा उससे। समझो उसने 50,000 का फर्नीचर ले लिया, ठीक है। वो कोई मशीन खरीद लेगा, किसी भी किस्म की मशीन। समझो उसने 50,000 की मशीन भी खरीद ली। फिर क्या करेगा? वो स्टॉक परचेस करेगा। समझो उसने 5 लाख रुपए का स्टॉक ले लिया, ठीक है। फिर जो बचा हुआ पैसा है वो 1 लाख रुपए अपने पास कैश रख सकता है, और वो बैंक में डाल सकता है 4 लाख रुपए। तो अब आप देखो, जो बिजनेसमैन था उसने 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो एट द एंड ऑफ द डे वो इन्वेस्टमेंट से करता क्या है? हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ असेट्स बनाता है उसके बिजनेस के। वो फर्नीचर खरीदेगा, वो मशीनरी खरीदेगा, वो जो माल है जो बेचने का, उसका स्टॉक, जिसको हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स बोलते हैं, गुड्स का स्टॉक जमा करेगा बिजनेस करने के लिए। वो जो है वो उसके पास हाथ में कैश रहेगा, उसके बैंक में कैश रहेगा। तो ये सारे के सारे जो है ये असेट्स होते हैं, ठीक है। असेट्स का मतलब चीजें, कोई भी चीज जो हमने बिजनेस के लिए खरीदा है और वो एक चीज है, ठीक है, तो वो असेट है। तो ऐसी चीजों को हम लोग जो है ना, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कंप्लीट असेट्स के। असेट्स में मोटा माटी क्या क्या आता है। अब असेट्स जो है, मैंने जैसे यहाँ लिखा है, 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और करंट होते हैं। तो जिन चीजों की वैल्यू, जो चीजें ड्यूरेबल होती हैं, जिसको हम खरीदते हैं और वो सालों साल चलती हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर रोज तो नहीं खरीदा जाता, एक बार खरीदेंगे तो 3 साल 4 साल चलेगा। आपका एसी हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपकी कोई और मशीन हो गई, ऐसी जो चीजें होती हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको 1 साल के लिए नहीं खरीदा जाता, इसको 4 साल 6 साल 10 साल के लिए खरीदा जाता है। तो हर साल का कॉस्ट जो है उसका, जो भी उस मशीन का या उस असेट का पड़ता है,
उसको हम लोग डेप्रिशिएट करते जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जो डेप्रिसिएशन चैप्टर आएगा उसके अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो सारे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और क्योंकि इन एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं इसलिए हम इसको बोल सकते हैं टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स होते हैं फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है वो 6-8 टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो नॉर्मली अलग अलग प्रॉब्लम्स में हमारे सामने आते हैं। फिर उसके बाद एक एसेट्स और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो मोस्टली 11th के हिसाब से ये समझो कि गुडविल एक एसेट होता है, ये इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब है ना तो हम इसको छू सकते हैं और ना ही इसकी कोई प्रॉपर वैल्यूएशन हो सकती है। इसके लिए सिर्फ हम लोग जो थोड़ा सा एजम्पशन कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। गुडविल जो है वो किसी भी बिजनेस का रेप्यूटेशन हो सकता है। हर बिजनेस की अपनी रेप्यूटेशन होती है, कम या ज्यादा, ठीक है। तो वो रेप्यूटेशन भी जो है वो एक किस्म का गुडविल है। रेप्यूटेशन से ही बिजनेस चलता है। बहुत सारे होटल्स होते हैं जो अपनी चाय के लिए मशहूर होते हैं। कोई होटल होता है वहां पे जो है बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तो ये उनकी रेप्यूटेशन है, ठीक है। तो ये भी असेट माना जाता है। तो 11th और 12th का जो हमारा जूनियर कॉलेज का लेवल है उसमें मोस्टली गुडविल अकाउंट ही एक अकाउंट है जो इनटेंजिबल है नेचर में। तो जो असेट्स होते हैं वो या तो टेंजिबल होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में या इनटेंजिबल होते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं नॉर्मली जिनको हम छू सकते हैं या जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और जिसके ऊपर हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स में मैंने आपको बताया 11th-12th के लेवल पे गुडविल इज द ओनली इंटेंजिबल एसेट मोस्टली, ठीक है। और उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें होती है जैसे कि कैश है, कैश आता जाता रहता है रोज डेली बेसिस पे। बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस से पैसा जाता है, बैंक में पैसा आता है, बैंक से पैसा जाता है। रोज हम लोग नया स्टॉक मंगाते हैं और रोज कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, स्टॉक आता रहता है जाता रहता है। तो इसके अंदर कोई जो है वो रिटेंशन नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। ये जो है वो रोलिंग में चलता रहता है। ऐसे जो असेट्स होते हैं उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के एसेट्स हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं और हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो जब आगे हम लोग चलेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि और आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया असेट्स का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हम नॉर्मली खरीद लेते हैं वो असेट बन जाता है, भले ही वो फर्नीचर हो, मशीन हो, स्टॉक हो। और दुनिया का सबसे बड़ा एसेट जो है ना वो कैश है। इससे बड़ा तो कोई एसेट ही नहीं है। अगर आपकी जेब में कैश है तो आप मर्सिडीज कार भी खरीद सकते हो, आप हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो, आप दुनिया की जो चीज खरीदना चाहो वो आप खरीद सकते हो। इसलिए जो सबसे बड़ा एसेट है वो कैश है। और उसी तरीके से बैंक बैलेंस होता है। तो अभी इसमें भी एक डिफरेंस है। एक बैलेंस होता है इसको हम लोग कैश बैलेंस बोलते हैं और एक बैलेंस होता है इसको हम बैंक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है। कैश बैलेंस उस बैलेंस को बोलते हैं जो किसी भी अगर बड़ी कंपनी है तो जो उनके पास उनके लॉकर में रखा हुआ पैसा है वो कैश अकाउंट है और जो उनका पैसा उनके बैंक में रखा हुआ है वो बैंक अकाउंट है। कोई भी इंसान होता है, कोई भी कंपनी होती है, हर हाल में नॉर्मली उसके दोनों अकाउंट्स होते हैं। उसके पास कैश अकाउंट भी होता है, बैंक अकाउंट भी होता है। अभी जो पैसा मेरे पॉकेट में है ये कैश अकाउंट है और जो मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है वो मेरा बैंक बैलेंस है। जब मैं चेक से पेमेंट करूंगा किसी का तो मेरी जेब का पैसा कम नहीं होगा, मेरी बैंक का पैसा कम होगा। और अगर कोई मुझे पेमेंट करेगा चेक से तो मेरी जेब का पैसा नहीं बढ़ेगा, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं किसी को पॉकेट से पैसे निकाल के पे करूंगा तो मेरा कैश बैलेंस कम होगा और अगर कोई मुझे कैश में पेमेंट करेगा तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं कैश और बैंक, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। हम सब जितने भी लोग हैं सबके पास ये दोनों बैलेंस होते हैं।
बैंक में भी हमारे पैसा होता है और घर में भी हमारे पैसा होता है। अगर पैसा हमको बैंक के थ्रू आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अगर हम पेमेंट बैंक के थ्रू करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, और अगर कोई पैसा हमको कैश में देगा तो हमारा कैश बढ़ेगा, और अगर हम किसी को कैश से पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों पैरेलल चलते हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये बात हो गई असेट्स की। अब आगे चलें तो इसका भी लॉ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत ही कमाल का लॉ है ये। अक्सर जिन बच्चों को कुछ नहीं आता और कभी 12th में जो नए एडमिशन होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि कुछ लॉ मालूम है, क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, मुझे नहीं पता, लेकिन 90% बच्चे जो है ना वो एक ही लॉ बोलते हैं। आज तक 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बच्चे बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उनको ना ये वाला लॉ याद रहता है ना वो वाला लॉ याद रहता है, उनको बस एक ही लॉ याद होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, बट ऐसा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप देखो, बहुत ही सिंपल लॉ है। अगर कोई चीज आ रही है तो वो डेबिट है, और अगर वो जा रही है तो वो क्रेडिट है। समझो, मिसाल के तौर पे परचेज्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर असेट है। ठीक है, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और जब हमने फर्नीचर परचेज किया है तो ऑब्वियसली कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। दोनों के दोनों जो है वो असेट्स ही हैं, तो दोनों के ऊपर रियल का लॉ लगेगा। तो एक असेट आ रहा है और एक असेट जा रहा है। ठीक है, अगेन जब हम लोग डिटेल में इसकी पढ़ाई करेंगे तो हम लोग जो है वो समझ लेंगे, जब बहुत आसानी से, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ही मैं जो है बता दूंगा, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट अकाउंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट, 50% से ज्यादा एंट्रीज नॉमिनल की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, आप अभी मे बी आप अकाउंट्स में नए होंगे, अभी आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन हर एंट्री अगर आप देखो जो हमारे मेजर अकाउंट्स होते हैं आगे चल करके, तो फाइनल अकाउंट्स आप देखो तो पूरा का पूरा पीएनएल और ट्रेडिंग ही फाइनल अकाउंट्स होता है, और पूरा का पूरा पीएनएल और ट्रेडिंग भरा पड़ा होता है तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट से। तो नॉमिनल अकाउंट आप समझ लो 50% है अकाउंट्स का, या तो इनकम होती है या एक्सपेंस होता है। बेसिक बात है, जब कोई बिजनेस करता है तो कभी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, कभी वो मोबाइल का बिल भरता है, कभी वो किसी और चीज की पेमेंट करता है, कभी वो रेंट भरता है, कभी वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। तो जितने भी ज्यादातर ट्रांजैक्शन होते हैं ना, यहाँ तक के परचेज और सेल्स भी, ये भी नॉमिनल है। ठीक है, तो आप सोचो कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो मेन उसके बिजनेस का पर्पस ही होता है सेल्स। सेल्स के लिए उसको परचेज करना पड़ता है, वो माल खरीद के लाता है बेचता है, लाता है बेचता है, तो ये तो उसका मेन फंक्शन ही है बिजनेस का। और जब वो ये फंक्शंस को करने जाता है तो उसके अंदर उसके एक्सपेंस होते हैं, वो जगह रेंट पे लेता है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरता है, वो मोबाइल के बिल भरता है, वो लोगों को डिलीवरी के चार्जेस देता है, और भी 50 किस्म के एक्सपेंस होते हैं। जब आदमी बिजनेस करने बैठता है तो एक्सपेंस तो रोज का ही काम होता है, और उसको कुछ इनकम्स भी होती है, बहुत ही गिनी चुनी इनकम्स हैं, 5-6 ही होती है नॉर्मली। डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, मुश्किल से 6 से ज्यादा 7वां तो ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा, लेकिन वो इनकम्स होती हैं, नॉर्मली नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। ठीक है, क्योंकि मेन इनकम तो जो भी बिजनेसमैन होता है उसको सेल्स से होती है, और उसके अलावा जो इनकम्स होती हैं वो बहुत ही कम होती है, लेकिन हैं वो भी। ठीक है, तो इसका लॉ भी बहुत आसान है। अगर मैं अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को बताने के लिए लॉसेस एंड गेन्स लिखा है, लेकिन असल में जो है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। यहां तक कि 99% काम हो जाएगा आपका। अगले इनकम का मतलब ही गेन होता है, तो ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस, लॉसेस तो मुश्किल से 1% है। ठीक है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हम लोग लॉस की एंट्री डालते हैं, अदरवाइज डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम, कहानी खत्म। अगर एक्सपेंस है तो आंख बंद करके डेबिट में डाल दो, और अगर इनकम है तो आंख बंद करके क्रेडिट में डाल दो, आपकी जर्नल एंट्री हमेशा करेक्ट जाएगी।
ठीक है। और इतना सिंपल होता है कि अभी जब मैं शुरू करूंगा जर्नल एंट्री पढ़ाना, तो सबसे पहले मैं आपको नॉमिनल अकाउंट वर्सेस रियल अकाउंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग जर्नल एंट्रीज को एक साथ नहीं पढ़ेंगे पूरा का पूरा, जर्नल एंट्रीज तो बहुत वास्ट होती है। हम लोग सिर्फ ये 2 अकाउंट्स ही जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज हद से ज्यादा सिंपल होती हैं और वही हाल जो है वो रियल अकाउंट का भी होता है। तो अगर 2 अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हम लोग सीख जाए तो ऑटोमेटिकली तीसरा अकाउंट भी हमको आ जाएगा। तो आज के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना ही सिखाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 3 किस्म के हमारे अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पूरा का पूरा हमारा अकाउंटेंसी यहाँ से 11 से लेकर अगर आप पीएचडी भी कर लोगे तो इन तीनों के ऊपर ही चलता है। ये तीनों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया पर्सनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसका लॉ होता है, रियल के बारे में भी वही बताया और नॉमिनल के बारे में भी बताया, ठीक है। तो आज हम लोग हमारे इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, और वो भी जर्नल एंट्री में आपको सिर्फ नॉमिनल और रियल के बीच में ही बताऊंगा पहले, और उसके बाद जो हम लोग कंप्लीट ले लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं रुक जाते हैं, और हमेशा मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरे लेक्चर को लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, कमेंट करना चाहोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट रह गया, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं पाया, क्योंकि वन वे है हमारा कम्युनिकेशन, तो आप कमेंट कर दो कि देखो ये इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो गई है, तो ऑब्वियसली मैं एक अलग से लेक्चर लेकर के उसको भी कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो ये 11th का हमारा पार्ट 1 लेक्चर है, जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया है जर्नल एंट्रीज ही पकड़ लो एक तरीके से। तो जर्नल एंट्रीज का ये पहला लेक्चर है। आप जो है इसकी जितनी भी सीरीज बनेगी, ये सारे बच्चे जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं या जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं या फिर कोई और किसी ग्रुप के भी बच्चे हैं, और किसी क्या बोलते हो आप, अलग जो बोर्ड्स होते हैं हमारे, उनके भी बच्चे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने आईजीसीएसई के बच्चों को भी पढ़ाया है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वो टू और बाय नहीं लगाते, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। सारे अकाउंट सेम बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, सिर्फ लेजर्स और जर्नल में ये डिफरेंस होता है कि टू और बाय नहीं लिखते, रेस्ट इज द सेम, ठीक है। तो आप जो है कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, वो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकता है। 100% गारंटी है कि उनको हर किस्म का अकाउंट्स हम सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक्स, बाय।